एसी सोर्स के अक्रॉस कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस को लगाएं तो वो क्या उसको ऑपोजिशन देते हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। रीड आउट करते हैं। The graph shown in figure represents the variation of opposition offered to the circuit element to the flow of AC. Means कि जो सर्किट में एलिमेंट्स लगे हैं उनके द्वारा जो ऑपोजिशन दिया जाता है फ्लो ऑफ एसी वो कैसा है, ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमें इन ग्राफ्स को देख के बताना है कि यहाँ पे जो सर्किट है उसमें कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है उसमें दिख रहा है हमें कि स्ट्रेट लाइन है, मींस फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन मींस रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी प्रकार सेकंड फिगर में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है ऑपोजिशन टू एसी जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है, मींस जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसी जो है रेजिस्टेंस बाय द कंपोनेंट ऑफ एसी जो है दिया जाएगा, किसको, एसी को। और जो तीसरा फिगर है उसमें हम देखते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऑपोजिशन जो है डिक्रीज हो रहा है, बट दैट इज इन पैराबोलिक शेप। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फार्मूलाज का पता होना चाहिए कि जब भी किसी सर्किट में एसी को जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, वो कैसी ऑपोजिशन देता है, मींस उसका रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो चलते हैं। जो ऑपोजिशन रिमेन कांस्टेंट किसके केस में, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब भी हम किसी एसी सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस को लगा दें तो हमारा जो करंट होता है वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा, वर्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज ईवी। तो वो सिंपल फार्मूला होता है ईवी इक्वल्स टू आईवी इक्वल्स टू आर, सॉरी, ईवी अपॉन आर। जो रेजिस्टेंस है उसमें कहीं भी हमें फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी का उसकी वेरिएशन नहीं होगी या उसके ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी चेंज का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट सर्किट था उसमें हम बोल सकते हैं कि कौन क्या लगा हुआ है, वहां पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस। अब दूसरे केस में हमें जो ग्राफ था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के ऊपर ऑपोजिशन भी लीनियरली बढ़ रहा है, तो इंडक्टेंस के केस में हमें पता है कि इंडक्टर जो होता है जो ऑपोजिशन देता है दैट इज गिवन बाय ओमेगा एल एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई म्यू एल। तो यहां देखने पे हमें पता लग रहा है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जो दूसरा ग्राफ दिया हुआ है वो उसमें जरूर वहां पे क्या लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा। तो सेकंड वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर द इंडक्टर। इसी प्रकार जो थर्ड है कैपेसिटर का है, क्योंकि हमें पता है XC जो होता है दैट इज 1 बाय ओमेगा सी एंड 1 बाय 2 पाई म्यू सी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। और जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ जो होता है पैराबोलिक बनता है और साथ में डिक्रीज होता है। तो ये जो पिछला यहां पे आपने ग्राफ देखे तो फर्स्ट केस में यहां पे जो है रेजिस्टेंस है, दूसरे केस में इंडक्टर है और थर्ड केस में आपके पास क्या है, कैपेसिटर।